हेलो बच्चों, योर वेलकम एट LST। जैसा कि आपको मालूम है कि एग्ज़ामिनेशन डेट्स आ चुके हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वह 4 मई से लेकर 10 जून तक है और इसी बीच हो सकता है कि नीट के भी एग्ज़ामिनेशन का डेट आ जाए। ठीक है, तो अभी आप लोग के पास अब समय काफ़ी है बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ ही आप नीट का भी प्रिपरेशन करें। और मैंने चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का फिनिश कर दिया है और इसलिए अब मैं शुरू करने वाला हूँ पी ब्लॉक। चूँकि मेटलर्जी को हटा दिया गया है क्लास 12 के सिलेबस से, तो पहले हम लोग क्लास 12 के सिलेबस को फिनिश करेंगे, उसके बाद जो बाकी सिलेबस का रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पी ब्लॉक। ठीक है, चलिए देखते हैं पी ब्लॉक। ये जो पी ब्लॉक है ये कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक जो है पी ब्लॉक है। और पहले मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 13 को 3A, 14 को 4A, 15 को 5A, 16 को 6A, 17 को 7A, जबकि ग्रुप 18 को 0 कहा गया था। ठीक है, यहाँ देखिए, चूँकि आपको पता है कि ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, इसमें 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें 18 हैं, 18 हैं, 32 है और इसमें मैक्सिमम 32, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट। ठीक, ये जो है मैजिक नंबर्स हैं, इसकी सहायता से यदि हमें इनमें से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो हम आराम से एटॉमिक नंबर मालूम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें 2 ही एलिमेंट है तो वो मैक्सिमम जो एटॉमिक नंबर होगा 2, तो हीलियम का हो जाएगा 2, हाइड्रोजन का 1। हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे ग्रुप 7A या ग्रुप 17 में रखा है। क्यों भाई? तो चूँकि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का स्थान पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। मतलब ये मान के चलिए कि ये थाली का बैंगन है, मेंडलीफ ने भी इसे कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया और अभी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें भी हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। इसको ग्रुप 1 में भी रखा गया और ग्रुप 17 में भी रखा गया है। चूँकि यह इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन भी बनाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके H- यानी हाइड्राइड आयन भी बनाता है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से भी मिलती जुलती है और हैलोजन से भी मिलती जुलती है, इसीलिए इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक, ये सारे जो हैं ये पी ब्लॉक में आते हैं। कौन से हैं? पी ब्लॉक। क्यों पी ब्लॉक भाई? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वह पी सबशेल में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह जो हीलियम है, ये दोनों, ये हीलियम और ये हाइड्रोजन जो है ये एक्सेप्शनल है। क्यों भाई? क्योंकि इन दोनों में से किसी का भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह पी सबसेल में नहीं आता है। ठीक है, तो चूंकि हाइड्रोजन को तो यह हैलोजन के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है इसलिए यहाँ रखा गया, और हीलियम जो है बाकी नोबल गैसेस के साथ सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए हीलियम को रखा गया है। ये दोनों जो हैं एक्सेप्शन है। ठीक है, अब देखिए ये जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको एक साथ क्या कहते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट, या इन्हीं को कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए कि ये जो ग्रुप 13 है तो इसको हम कैसे याद करते हैं? बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ग्रुप 14 को कैसे करते हैं? काशी जी शंकर पार्वती, काशी जी शंकर पार्वती। ग्रुप 15 वाले को कैसे करेंगे? ना पढ़ आज सब बीमार, ना पढ़ आज सब बीमार। ग्रुप 16 वाले को ओ सनम सुना तेरी प्रॉब्लम। जबकि ये ग्रुप 17 वाले को, यदि हाइड्रोजन को छोड़ दें हम, तो कौन है? फरीना करीना बहार आई एट। और ये जो ग्रुप 18 है वो कौन है? हे ने अगर कर 0 रन। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद करते हैं। अब देखिए ये जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? ब, सी, न, ओ, फ, यानी कि यह बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये किस में आते हैं? सेकेंड पीरियड में। कहाँ आते हैं? सेकेंड पीरियड में। और सेकेंड पीरियड यानी घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है, बड़ा शैतान होता है,
वह किसी की बात नहीं सुनता है, उसी तरह से यह जो है अपने ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर है। और ये सारे क्या शो करते हैं? एनोमेलस बिहेवियर। इन सब का बिहेवियर कैसा होता है? एनोमेलस, एनोमेलस बिहेवियर। ये जो एनोमेलस बिहेवियर है यह क्यों? एनोमेलस बिहेवियर का अर्थ क्या हुआ? यानी कि अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से बिल्कुल अलग बिहेवियर ये शो करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न है इनका साइज। सबसे ज़्यादा क्या है? स्मॉल साइज। दूसरा क्या है? हाई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके अलावा क्या है भाई? तो इनका एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। और एक और जो है यह क्या हो जाएगा? हाई डेल EGH, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाई है। तो इन सभी कारणों से ये क्या करते हैं? एनोमेलस बिहेवियर। यह जो बोरोन है, इस बोरोन को सिमिलरिटी शो करनी चाहिए एल्यूमिनियम के साथ, लेकिन यह किसके साथ शो करता है? सिलिकॉन के साथ। इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल रिलेशन। और ये क्यों होता है? तो ड्यू टू सिमिलर चार्ज इज टू रेडियस रेशियो, यानी कि यह जो बोरॉन है और जो सिलिकॉन है इसका चार्ज इज टू रेडियस रेशियो, जिसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, यह क्या है? सिमिलर है। और इस वजह से बोरॉन की सिमिलरिटी किससे है? सिलिकॉन के साथ। ठीक है, अब देखिए यह जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और क्या है? नोबल गैसेस भी हैं। यानी इसमें पूरा सेट है आपको एलिमेंट्स का। ये देखिए, ये क्या है? ब, सी, आस, ते, जे, सब, से, एट, पो। ये जो हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं भाई? तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं। यानी कि ये मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनको हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं। जबकि ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लेड, बिस्मथ, ये सब क्या हैं? मेटल्स हैं। और बाकी जो हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। जबकि ये सारे क्या हैं? नोबल गैसेस हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हमको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, कैसे पता करेंगे? 2, 8, 10, 8, 18, 18, 17, 16, 15, 14, 13। यानी इस तरह से किसी भी अननोन जो एलिमेंट है इसका हम एटॉमिक नंबर इस चीज़ से पता कर सकते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मैजिक नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए चूंकि क्लास 11th में आपको पढ़ना है ग्रुप 13 और ग्रुप 14, जबकि ग्रुप 15, 16, 17 और 18 पढ़ना है क्लास 12th में। तो हम लोग शुरुआत करेंगे ग्रुप 15 से, जिसमें कौन कौन है? ना पढ़ आज सब बीमार। ठीक है, इसमें यह जो है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या है? यह एनोमेलस बिहेवियर। यह मात्र क्या है? डायटोमिक है। बाकी सारे जो हैं टेट्राएटॉमिक, यानी कि ये सारे क्या हैं? पॉलीमेरिक हैं। यानी कि नाइट्रोजन जो है यह डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी सारे जो हैं वह क्या हैं? पॉलीएटॉमिक है। एक बात जरा देख लीजिए कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है? एटम का साइज घटता है। यानी कि बोरॉन की तुलना में कार्बन छोटा है, नाइट्रोजन उससे छोटा है, ऑक्सीजन उससे छोटा, फ्लोरीन सबसे छोटा, लेकिन नियॉन क्या हो जाता है? एक्सेप्शनली लार्ज हो जाता है। क्यों भाई? तो ड्यू टू, क्योंकि इसमें क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड है, यानी कि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके वजह से इसके पास क्या होता है? एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम इधर जा रहे हैं तो एटम का साइज क्या होता है? छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात को समझिए। ये देखिए, ये यदि एटम का न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, और मान लेते हैं कि यह एक ऐसा एटम है जिसके पास एक ही शेल है एंड दैट इज के, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यह जो न्यूक्लियस है इस पर कितना है चार्ज? ये Z है,
और इस न्यूक्लियस द्वारा इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि एक ही शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर, उसको फुल्ली यह एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं एक एग्जाम्पल। ये देखिए, इसके पास एक और ये दो शेल है, ये K है, ये L है। ठीक, K में एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यह कैसा है, लिथियम एटम है। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियस है, इस पर इसका जो एटॉमिक नंबर है ये Z है। अब देखिए, ये इनर शेल, ये वैलेंस शेल, यानी कि ये आपका कौन सा हो गया, वैलेंस शेल हो गया, और ये क्या हो गया आपका, इनर शेल। ठीक, अब यह जो न्यूक्लियस है, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक, लेकिन यह जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, इस वजह से यह जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस द्वारा लग रहा है, वह कितना ये एक्सपीरियंस करेगा, तो ये करेगा Z स्टार। और वह Z स्टार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल कर रहा है, जिस फोर्स के द्वारा, यह फोर्स क्या है, सिग्मा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको कहते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। यह क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, यानी कि इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को Z फोर्स से अट्रैक्ट किया, और ये जो इनर शेल है, उसने इस इलेक्ट्रॉन को सिग्मा फोर्स से रिपेल किया। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस द्वारा लगेगा, वह क्या होगा, Z स्टार। एंड दिस Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। यह Z स्टार क्या है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव, यह क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यह क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो देखिए कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट का है, जबकि सिग्मा के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। यानी कि Z बढ़ेगा तो Z स्टार बढ़ेगा, लेकिन यदि सिग्मा बढ़ेगा तो Z स्टार क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, तो चूंकि नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज नहीं होगा, नंबर ऑफ शेल यानी कि इनर शेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इधर की ओर यदि हम जाएं तो सिग्मा जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इसीलिए Z स्टार बढ़ेगा, और Z स्टार बढ़ेगा यानी न्यूक्लियस द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, और इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर की ओर आ जाएगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक आएगा, और इस तरह से एटम का साइज घटेगा। लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम जब जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ये जो इसमें हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, क्या होगा, इनर शेल बढ़ेगा। इनर शेल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए, नीचे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, स्क्रीनिंग यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, यह जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। लेकिन किसका प्रभाव ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रभाव होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा कौन, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यानी सिग्मा का प्रभाव ज़्यादा होगा। इसीलिए एटम का साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी गड़बड़ी है, जरा ध्यान दीजिए। यह क्या है, ये तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और ये फोर्थ, यहाँ से शुरू होता है आपको डी ब्लॉक। ये जो फोर्थ पीरियड है, यहाँ से डी ब्लॉक शुरू होता है, 3D आएगा, 4D आएगा, 5D आएगा, और फिर क्या आएगा, 6D सीरीज आएगा। ठीक, तो 3D सीरीज में क्या होता है कि जब हम 3D से जाते हैं 4D, तो एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन 4D से जब 5D में जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है। और फिर जब हम 5D से 6D में जाते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज कम हो जाता है। यानी कि 4D सीरीज, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए कि इसका साइज और इसके साइज को कंपेयर करें तो इसका साइज इससे बड़ा होगा। लेकिन यदि इसको और इसको कंपेयर करें तो इसका साइज क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा। यानी थैलियम का साइज इंडियम से छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो यह जो होता है ये किसके वजह से होता है, ये ध्यान दीजिए, इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। ये जो होता है इसको कहते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन
कॉन्ट्रैक्शन। यह क्या है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या है कि जो हेवियर मेंबर्स हैं उन हेवियर मेंबर्स में कौन आ गया? हेवियर मेंबर्स में आ गया डी सबशेल। और आपको पता है कि डी सबशेल जो होता है इसका स्क्रीनिंग क्या होता है? पुअर। डी सबशेल का स्क्रीनिंग कैसा होता है? पुअर। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यदि यह न्यूक्लियस है और यहाँ n-1 D 1 to 10 और ये NS2 से NSX और NPY है, तो क्या होगा? चूंकि न्यूक्लियस और यह जो NS है शेल, इसके बीच में क्या आ जाएगा? n-1 D आएगा और इसका स्क्रीनिंग पुअर है। इस वजह से यह न्यूक्लियस जो है इस S को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से एटम का साइज बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा? कम जाएगा या फिर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। और जब हम कहाँ जाते हैं? ये 5D से 6D में जाते हैं तो यहाँ पर शुरू हो जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों भाई? क्योंकि इसके बाद एक और सबशेल आ जाता है। यह जो NS है और n-1 D है उसके पहले एक और आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? n-2 F। और इसका जो शील्डिंग है वो और ख़राब है। यानी कि ये और ये F और D का शील्डिंग पुअर होने की वजह से NS इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? न्यूक्लियस से कसकर बंध जाता है। इसीलिए एटम का साइज बढ़ने के बजाय या तो कांस्टेंट हो जाता है या फिर घट जाता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल में यानी कि पी ब्लॉक में पढ़ेंगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में, फिर फास्फोरस के बारे में, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका पीरियोडिक टेबल है क्या, इसको कैसे याद करना है। यदि ये आपने जान लिया तो उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है। ये ध्यान दीजिए कि यह जो नाइट्रोजन है यह नॉन मेटल है, फास्फोरस भी नॉन मेटल है, लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी यह क्या है? मेटलवाइड है, सेमी मेटल्स है, जबकि बिस्मथ क्या है? मेटल है। ठीक है। यह जो नाइट्रोजन है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे जो हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो नाइट्रोजन है यह आपके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में, जबकि यह अर्थ क्रस्ट में किस रूप में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है NaNO3 यानी चिली सॉल्टपीटर या KNO3 यानी इंडियन सॉल्टपीटर के रूप में। इसके अलावा यह सेल में पाया जाएगा, यानी कि यह प्रोटीन का पार्ट होगा, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होगा, है ना। जबकि फास्फोरस जो है यह फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फॉस्फेट रॉक्स में। कहाँ पाया जाता है? फॉस्फेट रॉक्स में। और ये जो फॉस्फेट रॉक्स हैं इसमें फास्फोरस किस रूप में होता है? सॉल्ट ऑफ एपेटाइट फैमिली या एपेटाइट फैमिली के सॉल्ट के रूप में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? Ca9PO4 6CaX2, जहाँ X क्या होगा? फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा या OH होगा। ठीक। ये यदि यहाँ पर X के जगह क्या लगा दें? फ्लोरीन, तो ये कहलाएगा फ्लोरोएपेटाइट। यदि क्लोरीन डाल दें तो क्लोरोएपेटाइट, यदि OH डाल दें तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है। और ये जो है, ये जो फ्लोरोएपेटाइट जो है ये हमारे टीथ के पार्ट हैं, यानी कि टीथ में पाए जाते हैं, है ना। अब देखिए इसके अलावा यह जो है आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ है, तो यह जनरली जो है सल्फाइड ओर के रूप में, यह जो है सल्फाइड या ऑक्साइड ओर के रूप में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। तो पहले इसको जानना जरूरी है, उसके बाद हम एक एक करके ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 और 18 के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसको पहले जानिए, आपका पीरियोडिक टेबल है।